हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब क्लास सरकारी बाबू की क्लास में आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम हर दिन की तरह काफ़ी इम्पोर्टेंट और प्रीवियस पेपर साइंस के जो होंगे उनके सॉल्यूशन करने वाला है। और इसमें देखेंगे आप कि जो भी अभी एएलपी और टेक्नीशियन के फ्यूचर में एग्ज़ाम होंगे और साथ में ग्रुप डी की भी वैकेंसी आएंगी ही, आज या कल आनी ही है। तो उन सभी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्लास होगा। और साथ में जो टेक्निकल तैयारी करते हैं, जो इसरो डीआरडीओ लाइक सेल, तो इन सभी स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि अब इन सभी एग्ज़ामों में भी देखा जा रहा है कि धीरे धीरे साइंस का पोर्शन अब पूछा जा रहा है। और आप सबको बता दें कि इसके पहले जितने भी क्लासेस हुए हैं उन सभी का क्लास हमने प्ले लिस्ट बना करके अपने चैनल पे अवेलेबल करा दिया है। तो वहाँ से आप लोग जा करके पीछे की क्लास को सभी देख सकते हैं। कोई कॉस्ट नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, सभी फ्री क्लास हैं। तो आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। 143 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा। तो कोई भी वस्तु है एक समान गति से गति कर रहा है, उसमें गति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसके दौरान त्वरण जो होता है वो शून्य होता है। इसके पहले भी हमने अच्छे से त्वरण को समझा था कि त्वरण क्या होता है इसके पहले वाले वीडियो में। फिर भी यहाँ भी समझ लेते हैं कि त्वरण जो होता है वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। यानी त्वरण एक ऐसा कारक है जो कि किसी भी वस्तु के वेग को बढ़ा देता है। अपने तो खुद तो समान रहता है बट उसके वेग को बढ़ा देता है। तो यहाँ कह रहा है कि क्वेश्चन में कि गति समान रहे तब त्वरण क्या होगा। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि कोई भी m द्रव्यमान का पिंड है, यदि यह 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रहा है, बाद में भी देखा गया तो ये जो m द्रव्यमान है तो 5 मीटर पर सेकेंड से ही चलता हुआ दिखा। और इसके दौरान कुछ समय अंतराल लगा होगा, कोई समय लगा होगा यहाँ से यहाँ जाने में। तो कुछ समय के बाद देखा गया कि समान चाल ही है। तब इसके दौरान जब हमने कैलकुलेट किया कि त्वरण क्या हुआ होगा, तो त्वरण हम देखेंगे तो त्वरण बराबर होता है कि फाइनल वेग माइनस इनिशियल वेग, यानी कि अंतिम वेग माइनस शुरुआती वेग। तो यहाँ से v माइनस यू बाई टी होता है। तो v का मान यानी कि अंतिम वेग जो हमारा देखे कि 5 मीटर पर सेकेंड ही है और शुरुआत में भी 5 मीटर पर सेकेंड ही था। यहाँ से जब किए बटा में समय को रखा गया तो यहाँ से देखा गया कि 0/t प्राप्त हुआ, यानी कि जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका प्राप्त हुआ, जो कि आपका एक्सेलरेशन था, त्वरण था। तो समझ गए कि जब कोई वस्तु अगर चाल अपनी बढ़ा रही है किसी निश्चित समय अंतराल के दौरान किसी निश्चित रेशियो में, तब वहाँ जो होता है आपका निकलता है त्वरण। लेकिन समान चाल के साथ जब कोई वस्तु बढ़ते रहे आगे, तब उसके दौरान आपका त्वरण जो होता है शून्य होता है। तो आप लोग अच्छे से समझ लिए इस क्वेश्चन को। चलिए आगे देखते हैं। 144 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 144 नंबर कह रहा है कि एक कार का वेग 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा तब हो जाता है, तब समान रूप से बढ़ता है। कार के त्वरण की गणना करें। जब कोई कार है एक जिसका जो है 5 सेकेंड के बाद देखा गया कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गया, तब उसके दौरान त्वरण क्या हुआ होगा, तो उसी को बताना है। तो हम पहले देख रहे हैं कि यहाँ कि सेकेंड में दिया हुआ जो टाइम है और यहाँ क्वेश्चन में त्वरण दिया हुआ है ऑप्शन में मीटर पर सेकेंड में है, और यहाँ जो दिया हुआ है आपका वेग जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो जो हमारा यहाँ का अंतराल का वेग निकलेगा इसे हम पहले मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, तब जाकर के हम यहाँ से त्वरण का मान निकालेंगे। तो यहाँ से देखिएगा आप, तो देखिए यहाँ से ऐसे करेंगे कि पहले वेग बराबर होता है, त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी कि v माइनस यू बाई टी, यानी कि v जो होता है अंतिम वेग होता है और u जो होता है आपका शुरुआती वेग, बटा में समय करते हैं तो हमारा त्वरण निकलता है। तो अंतिम वेग क्या है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। शुरुआती क्या है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, तो 36 में से जब 18 जाता है तो आपका क्या निकलेगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब हम इसे क्या करेंगे कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। और हमने पहले भी बताया था कि कोई भी मान जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसे हमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। तो इसमें क्या करते हैं, 5/18 से गुना कर देते हैं, तो यह मीटर पर सेकेंड में प्राप्त हो जाता है। अगर कोई भी मान है मीटर पर सेकेंड में है, इसे हमें किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है,
तब हम इसमें 18/5 से गुना करते हैं तो हमारा ये किलोमीटर प्रति घंटा में निकल जाता है। तो आपको पता है कि ये किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा यूनिट होता है और मीटर पर सेकेंड छोटा यूनिट होता है। तो बड़ा से हमें छोटा में जब प्राप्त करना है तो छोटा से गुना करते हैं, यानी 5/18 से गुना करते हैं। और छोटा से जब हमें बड़ा प्राप्त करना है तब हम क्या करते हैं, बड़ा से गुना करते हैं। यानी कि हमें जो प्राप्त करना है उसी से गुना करेंगे। छोटा प्राप्त करना है मीटर पर सेकेंड तो 5/18 से गुना करेंगे इसमें। अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त करना है यानी बड़ा प्राप्त करना है तो फिर हम बड़ा से गुना करेंगे, यानी कि 18/5 से गुना करेंगे। तो यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, हमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, यानी कि छोटा बनाना है। तो छोटा बनाने के लिए 5/18 से जब गुना करते हैं तो हमारा यहाँ 18 से 18 कट करके क्या निकलता है, 5 मीटर पर सेकेंड हमारा निकलता है वेग। तो यही आपका वेग का अंतर का जो मान निकलेगा कितना, 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और बटा में टी, यानी कि टी का मान कितना दिया हुआ है तो 5 सेकेंड में इतना से इतना हो जाता है। तो समय का जो मान दिया हुआ 5 सेकेंड, तो यहाँ से आपका कट के क्या आएगा, त्वरण का मान जो आएगा वह 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अगर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम इस तरह से लिखते हैं, या लिखा जाता है 1 मीटर पर सेकेंड जो है इस तरह से जो है, जब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये लिखा जाता है 1 मीटर और सेकेंड के पावर -2 हो जाता है, जो ये है। अगर यहाँ इंटू के साथ होता है मीटर इंटू सेकेंड, तो यहाँ इंटू जब होगा तो यहाँ इसका जो पावर होता है माइनस में चला जाता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं या इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों का मान बात सेम है। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 145 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो में कहीं डाउट लगेगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए हमेशा खुला रहता है। आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग बेहिचक पूछ सकते हैं। तो 145 नंबर देख सकते हैं। 145 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार का वेग 10 सेकेंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप से बढ़ता है। कार के त्वरण की गणना करें। फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन है। आपको क्या करना है कि पहले इन दोनों का अंतर करना है, क्योंकि त्वरण निकालने के लिए वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो आपको वेग में अंतर निकालना होगा। तो 72 से जब 18 घटाइएगा तो आपका निकल जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। हम निकाल ही देते हैं 145। तो 72 में से 18 घटेगा, 72 में से 18 गया तो आपका निकला 54। तो यहाँ से 54 को आप क्या कीजिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर पर सेकेंड करने के लिए 5/18 से गुना, तो 18 × 54 यानी कि 5 × 15 मीटर पर सेकेंड आपका निकल गया। ये वेग अंतराल का मान निकला आपका। तो अब त्वरण निकालना है, तो त्वरण के लिए क्या करेंगे, वेग अंतराल का मान तो 15 अब बटा में समय कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड में आपका इतना से इतना बढ़ जा रहा है, 18 से 72 बढ़ जा रहा है। इसलिए 10 सेकेंड से जब भाग करेंगे तो 1.5 यानी 1.5 आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान निकल गया। तो आपको यहाँ इस तरह से लिखना है तो लिखिए, या आपको हमने बताया कि 1.5 अगर मीटर के साथ इंटू में लिखना है सेकेंड को, तो सेकेंड का पावर जो होता है या माइनस में लिख दिया जाता है। ठीक है, ये लिखे या ये लिखे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 145 का, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्क्वायर। 146 नंबर क्या है, 146 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 30 किलोग्राम द्रव्यमान के एक लोहे के गोले का व्यास 10.5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक अल्युमिनियम के गोले के व्यास के बराबर है। कोई एक द्रव्यमान है 30 किलोग्राम का, इसका जो आपका व्यास है वो 10.5 किलोग्राम द्रव्यमान के अल्युमिनियम के गोले के व्यास के बराबर है। यानी कि दोनों का मटेरियल जो है अलग अलग है। ये लोहे का है तो इसका ज़्यादा वजन है 30 किलोग्राम, और ये एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम का हल्का होता है। जो आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होता है कि वो लाइट होता है, तो लाइट होने के कारण सेम व्यास की वजह से इसका जो वज़न हो गया कम है। दोनों का जो व्यास है सेम है, लेकिन इसका जो वज़न है 10.5 किलोग्राम है। तो दोनों गोले को एक साथ खड़ी चट्टान से गिराया जाता है। जब वे भूमि से 10 मीटर की दूरी पर हो तो उसका डैश डैश समान होगा। तो जब भी कोई भी वस्तु को जब ऊपर से नीचे की ओर गिराया जा रहा है, इसमें दिया है, और 30 जो है
यह लोहे वाला यानी आयरन का मान है, और 10.5 जो है 10.5 ये एल्युमिनियम के मान है। ये मास का वैल्यू दिया हुआ है। और समान ऊंचाई से जब गिराया जा रहा है तो इसके दौरान जो कह रहा है कि जब यह ज़मीन से 10 मीटर ऊपर हो, दूरी पर हो, यानी कि ये यहाँ से यहाँ अभी 10 मीटर बाकी हो, तब इसके दौरान जब गिर रहा है दोनों, तो इसके बीच जो है 10 मीटर का दूरी हो, तब इसके दौरान इन दोनों में क्या वह कॉमन चीज़ है कि दोनों में समान होगा। तो क्या होगा, संवेग समान होगा, या त्वरण समान होगा, या गतिज ऊर्जा समान होगा, या स्थितिज ऊर्जा समान होगा। ठीक है, तो इसके दौरान कभी भी संवेग को यदि हम देखें कि संवेग समान हो सकता है कि नहीं, तो संवेग बराबर क्या होता है, संवेग को हम मोमेंटम कहते हैं, और इसका मान जो होता है P बराबर, तो P से हम मोमेंटम को सूचित कर रहे हैं, और इसका मान जो होता है P बराबर m/v होता है। तो यहाँ से अगर अलग अलग द्रव्यमान है, P जो है m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी समानुपाती है, P प्रोपोर्शनल है द्रव्यमान के। अगर आपका द्रव्यमान का मान बढ़ेगा तो संवेग का मान भी बढ़ेगा। तो यहाँ दोनों का अगर द्रव्यमान अलग अलग है तो यानी कि संवेग का भी इन दोनों में अंतर होगा, अलग अलग होगा। तो इसके दौरान तो दोनों समान होगा नहीं, तो संवेग आपका होगा नहीं। यहाँ से गतिज ऊर्जा देखते हैं, तो गतिज ऊर्जा भी, जो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी होता है, जिसे हम गतिज ऊर्जा से सूचित करते हैं 12mv² से। तो 12mv² इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि आपका काइनेटिक एनर्जी जो है द्रव्यमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी समानुपाती है। और समानुपाती कहने का मतलब ये भी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और ये घटेगा तो ये भी घटेगा। ठीक है, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो इसी के कारण यहाँ से भी ये काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा जो है आपका द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो ये भी नहीं होगा। स्थितिज ऊर्जा, तो ये भी एक प्रकार की ऊर्जा है, तो ये भी स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का बराबर होता है आपका mgh, m/g/h। m जो है द्रव्यमान है, g जो है गुरुत्वीय त्वरण है, और h जो वस्तु का हाइट है। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का ही फार्मूला होता है। तो ये भी जो है द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, यानी कि m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर द्रव्यमान आपका बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये भी घटेगा तो ये भी घटेगा। तो यहाँ से एक बचा त्वरण। तो त्वरण क्या होता है कि त्वरण कोई भी वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि हम यहाँ देख रहे होंगे कि अगर निश्चित समय अंतराल पर, जैसे कि कोई भी, अगर हम देखें कि इसको भी 5 सेकंड बाद देखे होंगे, यदि इसको भी 5 सेकंड बाद देखेंगे, तो ये जिस स्पीड से ऊपर था धीरे धीरे इसका स्पीड बढ़ते जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे गुरुत्वाकर्षण का बल इस पर प्रभाव हो रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण इसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो इसलिए इसमें भी, दोनों में तो त्वरण रहेगा, लेकिन त्वरण समान कैसे हो सकता है उसको समझते हैं। तो समान इसलिए हो सकता है कि समान समय अंतराल पर जब हम इन दोनों को देखेंगे, तो ये यदि अगर पहले 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से गिर रहा था, तो 2 सेकेंड के बाद यदि हम देखें, यह 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से दिखा होगा। ठीक, अपने वेट के अनुसार। यदि इसको हम देखें कि अब जिसका वेट ज़्यादा है तो वो तो तेज़ी से गिरेगा नीचे। तो इसलिए यदि शुरुआत में यह 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से गिर रहा होगा, तो ये ज़्यादा के हिसाब से गिर रहा होगा, क्योंकि दोगुने से भी अधिक है, 10 दूनी के 20 से भी अधिक है। यह 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से अगर गिर रहा है, फिर बाद में देख रहे हैं कि 2 सेकेंड बाद यह 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से नीचे गिर रहा है। तो स्पीड तो दोनों का एक दूसरे से ज़्यादा कम है, लेकिन जब त्वरण की बात करेंगे तो इसमें भी देखेंगे कि इसका भी त्वरण जो है समान है, इसमें भी त्वरण समान है, क्योंकि दोनों पर गुरुत्वाकर्षण बल जो लग रहा है वो समान रूप से लग रहा है। जो जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। यही जो है बल, गुरुत्वाकर्षण बल, यानी जो पृथ्वी के द्वारा आरोपित बल होता है उसी को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो दोनों पर जब लगेगा तो इसलिए इसका दोनों का त्वरण जो होगा समान होगा। अगर दोनों पे अगर जो त्वरण लगने वाला था तो यह अलग लगता है इस पर, यह अलग लगता है इस पर, तो तब इसके दौरान आपका त्वरण का मान अलग अलग हो जाता है। लेकिन त्वरण समान लग रहा है, इसलिए दोनों में जो कॉमन होगा वो त्वरण समान होगा। तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है कि 147 नंबर की धनात्मक त्वरण का अर्थ डैश डैश है। धनात्मक त्वरण कहने का मतलब क्या होता है कि जब वस्तु में
परिवर्तन होता है तो वेग बढ़ते जाता है, तो वेग बढ़ते जाता है तब हम कहते हैं कि धनात्मक त्वरण हो रहा है। या आप कहते कि समान त्वरण कब होता है, तो समान त्वरण तो कहेगा लेकिन समान वेग के साथ समान त्वरण नहीं होता है। समान त्वरण कब होता है, जब वेग में एक निश्चित अनुपात से स्पीड जो है समय अंतराल के साथ बढ़ते जाता है। तो वेग हमेशा कभी भी बढ़ेगा तभी आपका त्वरण का मान प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि समान अगर त्वरण कह दिया तो समान वेग हो जाएगा, नहीं। ठीक है, तो यहाँ से धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होगा कि वस्तु का वेग बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 148 नंबर देखते हैं कि त्वरण की बीमा होती है। 148 नंबर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि त्वरण की बीमा क्या होती है। तो आपको बीमा के बारे में पहले पता होना चाहिए कि बीमा में जो है 3 राशि को दर्शाते हैं अलग अलग लेटर से। जैसे कि दूरी को हम कहते हैं लंबाई, लंबाई से ही तो पता चलता है कितना दूरी है। तो यदि हम यहाँ लंबाई लिखते हैं तो लंबाई को क्या चीज़ से सूचित किया जाता है, कैपिटल ए से, कैपिटल एल से लिखा जाता है। यहाँ द्रव्यमान, द्रव्यमान होता है जो मुख्य आपका इकाई एक वस्तु के लिए, तो द्रव्यमान के लिए क्या लिखा जाता है आपका कैपिटल एम लिखा जाता है। ठीक है, समय के लिए क्या लिखा जाता है, तो समय के लिए टी से लिखा जाता है, टी से टाइम, इसलिए कैपिटल टी लिखा जाता है। और ध्यान रहना चाहिए कि हमेशा लंबाई को दर्शाने के लिए कैपिटल एल, द्रव्यमान को दर्शाने के लिए द्रव्य, यह मान हो जाएगा, मान को दर्शाने के लिए कैपिटल एम, और समय के लिए कैपिटल टी होता है। यहाँ से जब हम इन तीनों में रिलेशन प्राप्त करते हैं तो वही आपका डायमेंशन फार्मूला होता है। अलग अलग इकाई के लिए अलग अलग डायमेंशन फार्मूला होता है। कभी कभी अलग अलग इकाई के लिए सेम डायमेंशन फार्मूला भी होता है, समान बीमा भी होता है। तो कभी कभी उस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन 2 इकाई का जो होगा बीमा आपका समान होगा, और चारों में 2-2 करके ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो उस तरह से भी ऑप्शन आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से त्वरण को निकालने के लिए क्या करेंगे कि आपको पहले पता होना चाहिए कि त्वरण बराबर क्या होता है। तो इसलिए आपको कहते हैं कि कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, पहले बेसिक चीज़ है। तो त्वरण देख रहे हैं कि बार बार कितना बार आ रहा है। तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन के दर को हम त्वरण कहते हैं। यानी कि वेग में से जब वेग हटाएंगे तो क्या पता प्राप्त होगा, हमें वेग का मान ही तो प्राप्त होगा। तो कोई भी वेग का मान को मान के चलिए हम भी मानते हैं। ठीक है, ये तो यहाँ फार्मूला ये होता है, भी दर्शाता है अंतिम वेग को, यू दर्शाता है शुरुआती वेग को। लेकिन हम मान लेते हैं कि जो इनका अंतर होगा वो भी आएगा और बटा में टी आएगा। यानी कि ऊपर क्या निकला हमारा वेग और बटा में समय। वेग को हम तोड़ेंगे तो वेग को, क्योंकि हमें लंबाई, द्रव्यमान और समय इसी रूप में लिखना होता है, तो वेग को क्या कहते हैं, तो वेग क्या होता है कि विस्थापन में परिवर्तन के दर को हम वेग कहते हैं। वेग क्या होता है कि विस्थापन बटा में समय, यही होता है आपका वेग। तो विस्थापन क्या है, एक प्रकार की दूरी ही तो है, एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी होती है विस्थापन। और दूरी जो होता है टेढ़ा मेढ़ा जिस तरह का प्रकार का रास्ता होता है यह दूरी होता है। और ये जो एक निश्चित दिशा में एक निश्चित समय में तय की गई जो दूरी होती है वही आपका विस्थापन होता है। ठीक है, ये विस्थापन भी तो एक प्रकार की लंबाई ही है, तो इसे हम कैपिटल एल से सूचित करते हैं और समय के लिए कैपिटल टी। तो वेग के लिए क्या हो गया आपका डायमेंशन, तो एल, और जो बटा में टी है तो यहाँ इंटू में जब टी होगा तो इसके पावर में 1 छिपा है तो यहाँ -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वेग के लिए लिखा गया। तो हम वेग के स्थान पर क्या लिख देंगे, एल इंटू टी के पावर -1। तो यहाँ ए बराबर क्या लिखा हुआ है, v बाई टी, और v के लिए हमारा जो बीमा निकला एल इंटू टी के पावर -1। अब हमें फिर से ये जो है टी एक्सेलरेशन के लिए, तो यहाँ से कैपिटल टी लिख देंगे। फिर यहाँ से क्या होगा कि टी जो है ऊपर में जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, एल टी के पावर -1, एक और टी के पावर -1। तो यहाँ से टी के पावर -1 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई भी संख्या है ए और एक और भी संख्या है ए, अगर इसका पावर कुछ और है और इसका पावर कुछ और है, जब बेस समान है तो इसमें क्या होता है कि पावर का जो मान होता है जुड़ जाता है। ठीक है, इस तरह से हो जाता है, लेकिन बेस समान होना चाहिए। तो उसी प्रकार यहाँ टी जो टी इंटू टी है तो बेस समान है, ऊपर में जो है मान इसका जुड़ जाएगा।
क्या हो जाएगा, एल इंटू टी के पावर -1 प्लस टी के पावर -1, यहाँ जुड़ेगा तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस का साइन रहेगा तो इसलिए -2 हो जाएगा। और चूंकि हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन का बीमा होगा, त्वरण का बीमा होगा, एल के इंटू टी के पावर -2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ इसमें एम को कभी कभी दर्शाता भी है और कभी कभी नहीं भी दर्शाता है। तो यहाँ एम का मान आपका क्या निकला है, तो 0 निकला है। कोई इसमें तो एम का तो वैल्यू है नहीं, इसलिए एम का पावर 0 रखा जाता है और इंटू एल लिख देंगे और यही वाला फिर लिख देंगे टी के पावर -2। तो इस तरह से आपका निकल जाएगा आपका बीमा ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। एम के पावर 0 इंटू एल इंटू टी के पावर -2। तो यहाँ से जो ऑप्शन मैच करेंगे कि कहाँ निकला हुआ है, एम के पावर 0 एल के पावर 1, यहाँ कुछ नहीं है तो यानी कि 1 है, और टी के पावर -2। तो ऑप्शन में देखेंगे इस तरह से जो आपका मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है देख लीजिए। और यहाँ हम देखते हैं तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 148, तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, किस तरह से हमने एकदम बेसिस से बताए आपको और बेसिक से स्टैंडर्ड की ओर आपको लेके गए। अब यहाँ से आप से हम यदि पूछ ले कि यदि बल का बीमा निकालना हो तो बल का बीमा कैसे निकालेंगे, तो बल का बीमा निकालने के लिए क्या होता है, F बराबर m इंटू ए होता है। F बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो F को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमने बताया कि द्रव्यमान के लिए कैपिटल M रखते हैं और एक्सेलरेशन का क्या होता है, तो एक्सेलरेशन का भी हम प्राप्त किए तो क्या निकला, m के पावर 0 l के पावर 1, m के पावर 0 l के पावर 1 और t के पावर -2। तो t के पावर यहाँ से -2, तो यहाँ क्या निकलेगा, m के पावर 1 और m के पावर 0, तो यहाँ जब जुड़ेगा तो m के पावर 1 ही रह जाएगा और इंटू एल के पावर 1 इंटू टी के पावर -2। आपको ये वाला फार्मूला एफ़ के लिए हमेशा रट के याद कर लेना है, क्योंकि कहीं कहीं डायरेक्टली पूछा जाता है तो आपको कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट बता सकते हैं। और हर किसी का डायमेंशन और बीमा बताने में एफ़ का भागीदारी होता है, तो वहाँ आप आसानी से इसका मान लिख सकते हैं। तो इसका क्या हो जाता है, F बराबर एम एल टी के पावर -2, एम एल टी के पावर -2, या ऊपर में आप 1 दर्शाए या न दर्शाए कोई बात नहीं। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी यूनिट का आप बीमा निकाल सकते हैं, किसी भी राशि का बीमा आप निकाल सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 149 नंबर। 149 नंबर क्या कह रहा है कि स्थिर अवस्था में प्रारंभ करने पर सुनील की कार 10 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड वेग प्राप्त कर लेती है, कार का त्वरण क्या होगा। अब यहाँ से स्थिर अवस्था में है, कोई भी रुका हुआ जो सुनील का कार है, और फिर प्रारंभ करने पर 10 सेकंड बाद देखते हैं तो 20 मीटर पर सेकंड वेग प्राप्त हो जाता है, तब त्वरण क्या होगा। तो त्वरण बराबर फिर हमने बताया था कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और अंतिम वेग क्या है तो 20 मीटर हो जा रहा है, और शुरुआती वेग क्या था तो स्थिर था। तो स्थिर कहने का मतलब 0 रुका हुआ था। तो रुका हुआ कोई भी गाड़ी रहता है तो उसका जो आपका वेग होता है 0 होता है, और बटा में कितने समय बाद ये हुआ तो 10 सेकंड लग गया 0 से 20 होने में। तो 20 बटा में जब 10 करते हैं तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप वैल्यू देख सकते हैं। तो इसमें कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ क्योंकि इंटू किया है और हमने इंटू नहीं किया है, तो इंटू में जब लिखेंगे यहाँ एस इंटू में जब होगा तो यहाँ इसका पावर जो होगा माइनस में हो जाएगा, इसलिए आप इस तरह से लिख सकते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 150 नंबर देखते हैं कि कह रहा है कि मंदता का अर्थ डैश डैश त्वरण है, यानी कि ऋणात्मक त्वरण कहलाता है मंदता जो है, या धनात्मक त्वरण कहलाता है, या उपयुक्त सभी विकल्प, या शून्य कहलाता है। जब शून्य त्वरण होगा तब मंदता कहलाएगा। तो मंदता को हम अंग्रेजी में बोलते हैं डिसेलरेशन। ठीक है, और मंदता का अर्थ ही होता है कि ऋणात्मक त्वरण, यानी कि जैसे जैसे अगर त्वरण का मान घट रहा है तब हम कहेंगे कि उस वस्तु का जिसका ऋणात्मक त्वरण प्राप्त हो रहा है, यानी कि उसका मंदता हो रहा है, यानी मंदन हो रहा है। ठीक है, तो ऋणात्मक त्वरण को हम हमेशा मंदन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वस्तु का जो वेग है लगातार घटते चला जाता है, घटेगा, जिसके कारण मंदता हो जाती है।
इसमें 151 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय में समानुपाती होता है तो वस्तु का या कि डैश डैश होगा। जब वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिए कि वस्तु का जो वेग होगा व्यतीत हुए समय के समानुपाती, कि जिस तरह से जिस अंदाज में समय आगे बढ़ेगा या घटेगा उसी अंदाज में वेग भी घटेगा या बढ़ेगा, क्योंकि वेग और समय का एक दूसरे से यहाँ समानुपाती दर्शाया गया है कि यह एक दूसरे का समानुपाती है। यदि वस्तु लगातार बढ़ रहा है, लगातार समय एकदम सही समान अंतराल में बढ़ रहा है, तो उस समय क्या होगा, त्वरण एक असमान रूप से होगा। जैसे कि आपको इसके पहले हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को समझा, तो फिर एक बार समझ लेते हैं। यदि क्वेश्चंस है कि कोई भी यहाँ वस्तु रुका हुआ है, ठीक है, और 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है, और 2 सेकंड बाद यदि देखते हैं यहाँ, यह प्राप्त होता है कि 10 मीटर पर सेकंड इसका वेग हो गया। फिर देखते हैं 2 सेकंड बाद, तो यहाँ फिर से देखते हैं कि 15 मीटर पर सेकंड हिसाब से यह फिर आगे बढ़ रहा है, यानी कि समान यहाँ क्या हुआ हमारा प्राप्त हुआ, तो समान समय अंतराल, ठीक है, समय का जो अंतराल हो रहा है समान है। यहाँ वेग का भी जो अंतराल निकल रहा है समान निकल रहा है। 10 से 5 हो गया, यानी 5 का वृद्धि हुआ। यहाँ 10 से 5 हुआ, यानी कि 10 से 15 हुआ, यानी 5 का वृद्धि हुआ। तो यहाँ देख रहे हैं कि समान समय अंतराल के साथ, यानी कि 2-2 सेकेंड के अंतराल पर यहाँ 5-5 मीटर पर सेकेंड का वृद्धि हो रहा है, यानी कि दोनों एक दूसरे के समानुपाती है, इसलिए समान समान हो रहा है। तब इसके दौरान जो आपका होगा एक समान त्वरण प्राप्त होगा, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के समानुपाती है। यदि हम इसको बढ़ाएंगे तो ये भी आपका वेग भी बढ़ेगा, तो इस दशा में क्या होगा कि आपका त्वरण का मान ज़्यादा बढ़ता हुआ प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ एक दूसरे का समानुपाती कर रहे हैं, यानी कि जिस अंदाज में आपका समय बढ़ेगा उसी अंदाज में आपका वेग भी बढ़ेगा, तब उस दशा में आपका जो त्वरण का मान निकलेगा समान त्वरण प्राप्त होगा। इसलिए राइट आपका आंसर जो है कि एक समान त्वरण प्राप्त होगा, और ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि हम 152 क्वेश्चन देखें, 152 नंबर, यह कह रहा है कि बल बटा में द्रव्यमान बराबर क्या होता है। तो बल बटा में द्रव्यमान जो होता है क्या होता है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने क्या बताया था कि F बराबर m इंटू ए, F बराबर m इंटू ए, कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। और यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है कि बल बटा में त्वरण, तो बल बटा में द्रव्यमान, सॉरी बल बटा में द्रव्यमान है, तो बल यहाँ F हो गया, बटा में द्रव्यमान यहाँ m जो है गुना में इधर भाग में आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, a बच जाएगा अकेले, यानी कि F/m को हम a कह सकते हैं, यानी कि त्वरण कहते हैं। तो यहाँ F जो हो गया बल हो गया, m जो हो गया आपका द्रव्यमान हो गया, तो बराबर त्वरण निकल गया। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि बल बटा में द्रव्यमान त्वरण होता है, ऑप्शन बी होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने बेसिक क्वेश्चन थे, और इसी बेसिक क्वेश्चंस के आधार पर हम आगे भी एडवांस क्वेश्चंस कराने वाले हैं, जिसमें कि केवल सिर्फ और सिर्फ एलपी और टेक्नीशियन में जो साइंस पूछा गया है, जो प्रीवियस ईयर का है, ये तो खैर ग्रुप डी में पूछा हुआ था, तो ऐसा नहीं कि साइंस ग्रुप डी के लिए कुछ और होता है और एलपी के लिए कुछ और होता है, बस थोड़े से अंतराल होते हैं दोनों के लेवल पर। तो अब हम क्या करेंगे कि हर साल जो ईयर वाइज जितने केवल साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं उनको हम एक जगह लिखने के बाद आप लोग को उसका अच्छे से एकदम, जैसे कि आप लोग को यहाँ आपके सामने दिखा रहे हैं ये सब क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करके, उसी तरह से उनका भी सॉल्यूशन हम आपको करके देने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग को से रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल पे लगातार बने रहिए, और अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिए, ताकि आपका जो भी हम वीडियोस अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप टाइम टू टाइम अपने क्लास को देख सकते हैं।